नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इससे हमारी रीच बढ़ती है और साथ में वीडियो को शेयर भी अवश्य करें। तो भाई, जिस चीज़ का डर था, वही होने जा रहा है विपक्ष के साथ। जी हाँ, विंटर सेशन की डेट आ गई है। आज 3 नवंबर है और 21 दिन का नोटिस होता है। वो 21 दिन का नोटिस हो गया। 25 नवंबर से विंटर सेशन आरंभ हो रहा है और विंटर सेशन का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। कल अमित शाह जी ने ये बोल दिया बदलापुर में। जानते हैं बदलापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में, जहाँ पर आपको ध्यान होगा कि एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था और उसका जो आरोपी था वो उड़ा दिया गया। अब वो उड़ा दिया गया, वो सही था या गलत था, कैसे भी था, वो सब चर्चा चल रही है। लेकिन वहीं बदलापुर में साफ-साफ कह दिया कि भाई, ये जो समस्या है, ये वक्फ वाली, ये जो समस्या है कि भाई कोई भी आके वक्फ वाला जो है बिना किसी प्रोसेस के, प्रोसेस तो वैसे है वक्फ बिल में, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एक तरफ़ा प्रोसेस है। यहाँ तक कि जो सरकार जो अधिग्रहण करती है, उसमें भी इस प्रकार का निरंकुश प्रोसेस नहीं है, तो इसको ठीक कर दिया जाएगा। तो वक्फ बिल जो है, अब पक्का हो गया कि ये तो पास होना ही होना है। अच्छा, अब अमित शाह जी ने कहा है, देखिए अमित शाह जी को भी आप बताएँ हम आपको कि अमित शाह जी जो हैं, उनका भी प्रोफ़ाइल इस समय बढ़ गया है। जब से कि कनाडा ने ये कहा कहा कि भई ये जो हिट्स किए गए हैं कनाडा में, वो अमित शाह जी ने करवाए हैं। ये वैसे तो मैं नहीं मानता कि ये सही है, लेकिन जनता को क्या? जनता तो ये देखती है ना कि हाँ भाई, हम लोग अमित शाह को कह रहे थे कि साहब अमित शाह कुछ नहीं कर रहे हैं, अमित शाह ने सीएए में कुछ नहीं किया, अमित शाह ने किसान आंदोलन में कुछ नहीं किया। ये देखिए, अमित शाह का महिमामंडन तो कनाडा ने ही कर दिया। अब कनाडा ने अमित शाह जी का महिमामंडन कर दिया और अमित शाह जी ने साफ-साफ कह दिया कि हाँ भाई, वक्फ बिल तो अब आके रहेगा। वैसे वक्फ बिल मैं आपको बता दूँ, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है, वह आपकी हमारी सबकी सफलता है। इसके विरोध में हमने पता नहीं कब से आंदोलन किया। कितने लोग स्वयं कोर्ट में गए। 100 से अधिक पिटिशंस जो हैं वो कोर्ट में लगी हुई हैं। इसके लिए सबसे पहले जो कोर्ट में गए थे वो थे विष्णु शंकर जैन और अश्विनी उपाध्याय। हम लोगों ने भी उसमें अपना जो भी सहयोग कर सकते थे वो किया। मैंने स्वयं एक केस लगाया, पिटीशन लगाई राजस्थान हाई कोर्ट में। मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहा, जिस समय आर्ग्यू हो रही थी। ये अलग बात है, चूँकि मेरी तरफ से सीनियर एडवोकेट अपीयर हो रहे थे और उस समय कोरोना का थोड़ा आफ्टर इफ़ेक्ट था, तो वो वर्चुअली अपीयर हो रहे थे। मुझको बोलने नहीं दिया कोर्ट ने और उसको एक तरफ़ा ये कह के कि ये पॉलिटिकल पिटीशन है। अब क्या बोलेंगे? उस समय उसको पॉलिटिकल पिटीशन कह के हमारे डीबी ने खारिज कर दिया। अब क्या बोलेंगे? अब तो उस समय ये बात सही है। मैंने ये कई बार कहा है कि भई कोर्ट्स में हमारी पिटीशंस जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कोर्ट्स को लॉयर्स ही असिस्ट करते हैं और यदि हमारी पिटीशंस वहाँ नहीं जाएँगी तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जजेस को पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए अब चूँकि हमारी यानी सनातनियों की जो पिटीशंस हैं या राष्ट्रवादियों की, क्योंकि सनातन धर्म ही राष्ट्रवाद है, ये तो हमारी जयपुर उद्घोषणा है, आप जानते ही हैं। नहीं जाएँगी तो उनको कैसे पता चलेगा? तो 25 नवंबर से 5 दिन यानी 25, 26, 27, 28, 29, 29 नवंबर डेडलाइन है जेपीसी के लिए कि वो अपने रिकमेंडेशन सबमिट कर दे। अब उसने बहुत विशद कंसल्टेशन किया है, वो अपने रिकमेंडेशन सबमिट करेगी। जब रिकमेंडेशन आएँगे तब हमको भी पता चल जाएगा। लेकिन ये आप मान लीजिए कि भाई दिसंबर में पक्का है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा और ये जो वक्फ की दादागिरी है, ये समाप्त हो जाएगी। भले ही हज़रत ओवैसी कुछ भी करते रहें और कुछ भी चिल्लाते चीखते रहें।
प्रेशर तो इतना है, दबाव तो इतना है कि कर्नाटका सरकार को जो किसानों की ज़मीनों पर वक्फ बोर्ड ने कब्ज़े का जो एक कब्ज़े की नीयत बनाई थी और नोटिसेस दिए थे उनको एक्वायर करने के लिए। जी हाँ, वक्फ बोर्ड जो कुछ करता है वो एक्वायर कर लेता है। वो अपने रजिस्टर में लिखता है और सीधे चिट्ठी भेज देता है कि भई ये हमको हैंडओवर किया जाए पोज़ेशन। पोज़ेशन हैंडओवर हो जाता है, उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए। और ट्राइब्यूनल में भी वहाँ पर इस्लामी स्कॉलर होते हैं, वो कुछ होने नहीं देते। अब नया ट्राइब्यूनल आएगा, वो न्यूट्रल होगा, सेक्युलर होगा और जो नए वक्फ बोर्ड बनेंगे, वो भी सेक्युलर होंगे। आखिरकार सभी की ज़मीन हड़पी है इन वक्फ वालों ने, जिसको कहते हैं ना कि साहब कि सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है इस ज़मीन में। तो इसी तरह से सभी की ज़मीन शामिल है वक्फ के कब्ज़े में। तो वक्फ का जो कब्ज़ा माफ़िया है, वो कोई ये नहीं देखता कि साहब ये हिंदू की ज़मीन है, मुस्लिम की ज़मीन है, ये किस तरह की ज़मीन है। एक ज़माना था, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था 2010 में कि जो उसमें लिखा था कि साहब कि वक्फ बिल शैल अप्लाई द वक्फ एक्ट शैल अप्लाई टू पर्सन्स हैविंग इंटरेस्ट और उन्होंने कह दिया था कि पर्सन्स हैविंग इंटरेस्ट कैन ओनली बी मुस्लिम्स। तो दूसरे जो कोई हैं, वो डायरेक्ट सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। उसको इन्होंने 2013 में अमेंडमेंट के ज़रिए पलटा। 2013 के अमेंडमेंट जो हुआ था वो सर्वसम्मति से हुआ था, ये अवश्य याद रखिएगा, सर्वसम्मति से हुआ था वो। और शाहनवाज़ हुसैन ने खड़े होके इसी वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2013 की शान में बड़े-बड़े कसीदे भी पढ़े थे। लेकिन सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। अब वो सारा जिस भी उल्टा-पुल्टा किया गया था, उस समय सरकार किसकी थी और आपके हमारे अडवाणी जी सर्वे सर्वा थे। तो उस समय जो कुछ किया गया उसको अब पलटा जा रहा है, स्वागत योग्य है। बिल्कुल स्वागत योग्य है। कोई गलत काम अगर पहले हुआ भी हो, उसको अगर सही किया जा रहा हो, तो उसका स्वागत करना ही करना है। तो एक तो ये वक्फ बिल जो है, ये इस पार्लियामेंट सेशन में आएगा। उसकी तैयारी क्या कर रहा है विपक्ष, वो मैं आपको बता देता हूँ। विपक्ष तैयारी ये कर रहा है कि साहब हमेशा की तरह सदन को चलने ही मत दो। सदन को चलने ही मत दो का अर्थ क्या होता है कि मतलब हल्ला-गुल्ला करो, हंगामा करो, कोई भी इश्यू ले आओ, कोई भी इश्यू खड़ा करवा दो। किसी भी अखबार में पार्लियामेंट सेशन के 1 दिन पहले कोई चीज़ छपवा दो, कोई अडानी के खिलाफ छपवा दो, अंबानी के खिलाफ छपवा दो या कुछ भी कोई स्कैंडल जो है वो एक झूठा-मूठा बना के चला दो और उसके बाद फिर जो है कोशिश करो कि पूरी तरह से किसी भी तरह से जो सदन है वो चलने ना पाए। पुरानी युक्ति है, अवश्य करेंगे ये लोग। लेकिन इसमें एक समस्या है भाई। समस्या ये है कि सब कुछ प्रयत्न करके चर्च की सहायता ले ली और जितने भी आलिम उलमा मुल्ला मौलाना थी सबकी सहायता ले ली, लेकिन जेडीयू को और टीडीपी को हिला नहीं पाए। रही से ही कसर हरियाणा में हार के बाद पूरी हो गई। 25 नवंबर को जो कुछ होना है, वो 23 नवंबर को महाराष्ट्र के नतीजे यदि इनके विरुद्ध चले गए, तो इनकी स्थिति और भी खराब हो जाएगी। झारखंड के नतीजे सबको पता है, झारखंड तो अगर मान लीजिए महाराष्ट्र के नतीजे खिलाफ भी चले जाते हैं एनडीए के, तो 1-1 माना जाएगा। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफ एंड बट की बात नहीं है। लेकिन वक्फ वालों ने इतनी दादागिरी की है सभी स्थानों पर, महाराष्ट्र भी उसमें सम्मिलित है कि भई कोई भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहेगा कि उनकी पूरी की पूरी ज़मीन जो है, वो इस निज़ाम के, इस औरंगज़ेबी निज़ाम के अंतर्गत आ जाए। दूसरा जो एक मेजर इश्यू उठने वाला है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन जो है, वो पेचीदा होगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन में कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आने वाले हैं। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे कुछ क्लॉजेज़ में। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, तब चाहिए 2/3 मेजॉरिटी। अब 2/3 मेजॉरिटी तो इनके पास है नहीं। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको कैसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएँगे?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसलिए चाहिए कि कई सारे प्रदेशों के जो कार्यकाल हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, कई सारे प्रदेशों के कार्यकाल कम करने पड़ेंगे। तो कोई भी अपना कार्यकाल कम नहीं करवाना चाहता, कोई बढ़ाना नहीं चाहता। साथ में ही एक और उसमें प्रावधान करना पड़ेगा कि पहले जो होता था, ये सारे की सारी समस्या तभी से आई जब सरकारें बीच में डिसमिस हो गईं, सरकारें अपनी मेजॉरिटी खो गईं। तो सरकार यदि अपनी मेजॉरिटी खो देगी बीच में, तो फिर मध्यावधि चुनाव ही होगा। तो अब उसका समाधान ये निकाला जा रहा है कि वो जो मध्यावधि चुनाव होगा भी वो रिमेनिंग टर्म के लिए ही होगा। तो उससे वो सैंक्टिटी बनी रहेगी। वन नेशन वन इलेक्शन में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इमीडिएट कुछ हो पाएगा। ये भी यह एक अन्य जेपीसी में भेजा जाएगा और उस अन्य जेपीसी के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा कि किसी तरह से सभी लोगों को एक लाइन पर ले आएँ। लेकिन हमारे कांग्रेस वाले इस पर कभी भी नहीं मानेंगे। उनके सामने 2 समस्याएँ हैं। 2 समस्याएँ ये हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है और सारे इलेक्शन एक साथ हो जाते हैं, तो उनको ये खतरा लगता है कि भई अगर मान लीजिए कि उनके पास 2 ही 3 स्टेट्स आईं तो वो सिचुएशन जो है वो लगातार 5 साल तक बनी रहेगी। एक बात। दूसरी बात ये है कि डिलिमिटेशन होने वाला है। डिलिमिटेशन जनसंख्या जनगणना जो है वो 2025 के मध्य तक हो जाएगी। उसके बाद डिलिमिटेशन का कार्य आरंभ होगा और सीटें बढ़ेंगी। सीटें जब बढ़ेंगी और 1/3 सीटें जो महिलाओं की हो जाएँगी, तो एंटी इनकम्बेंसी का कोई प्रश्न अगले चुनाव में होगा नहीं, तो वो भी जो है इनकम्बेंट यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भारी एडवांटेज देगा। तो इन सब कारणों से कांग्रेस ख़ास तौर से और जो विपक्ष है वो नहीं चाहता कि ये वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला सफल हो, क्योंकि जितना अधिक केओस होगा, जितनी अधिक अराजकता होगी, जितनी अधिक अनिश्चितता होगी, उतनी अच्छी रीजनल पार्टीज की पॉलिटिक्स चलेगी। वो तो मजे ही इसी के ऊपर करते हैं। तो अब देखना है कि विंटर सेशन में क्या हंगामे होते हैं, कैसे होते हैं और किस प्रकार विपक्ष जो है वो वक्फ बिल को रोकने का प्रयास करता है। होगा कुछ भी नहीं, प्रयास करेगा भी तो ध्वनिमत से पारित हो जाएगा। राज्यसभा में भी कुछ विशेष प्रयास नहीं कर पाएगा, वहाँ भी मेजॉरिटी एनडीए की है, हो गई है। तो वक्फ बिल तो इनके लिए एक लूजिंग प्रोपोज़िशन बना हुआ है। हंगामा करके उसको ये रोकने का प्रयास करेंगे। देखते हैं क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।